तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, मशीन लर्निंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो वीडियो सीरीज है अगले स्टेप में बढ़ेगा, यानी जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मशीन लर्निंग के बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा, उसके टाइप्स को देखा। अब यहाँ पे स्कोप एंड लिमिटेशंस आते हैं जो कि मशीन लर्निंग के अंदर यूज होते हैं। सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स का बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है और चीजें यहाँ से आपको समझ में आ ही जाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग के नाम से। तो यहाँ पे कह रहा है मशीन लर्निंग हैज वास्ट एप्लीकेशंस एंड इंक्रीजिंगली बिकम अ कॉर्नरस्टोन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। यानी जो मशीन लर्निंग है ये काफी वास्ट एप्लीकेशन होता है और ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके यूज होना शुरू हो चुके हैं आज के इस दौर में। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी। ओके, तो इसमें दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। पहला आपका है टास्क ऑटोमेशन, दूसरा है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। टास्क ऑटोमेशन के अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क मेकिंग सिस्टम्स मोर एफिशिएंट। यानी जो मशीन लर्निंग है वो क्या करता है, ऑटोमेट करता है रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स टास्क को और उसको काफी इफिशिएंट बनाने के लिए इसका यूज होता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है चैटबॉट्स एंड ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस एजेंट्स कैन हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ इंक्वायरीज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसे कि कस्टमर सर्विसेज होते हैं, जैसे कि बिना ज्यादा ह्यूमन के इंटरवेंशन के वो चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं सिस्टम में। वो सारी चीजें स्टोर रहती हैं जो कि मशीन लर्निंग की मदद से हो पाती है, क्योंकि कितना ज्यादा वहां पे जो ह्यूमन बीइंग होंगे उनका कंजम्पशन होगा, तो इस चीजों को कम करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा आपका था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन प्रेडिक्ट ट्रेंड एंड आउटकम्स। एग्जांपल इज दैट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर, मेंटेनेंस नीड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। यानी जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है ट्रेंड को और आउटकम्स को। जैसे कि स्टॉक मार्केट है उसको, कस्टमर के बिहेवियर को, जो भी मेंटेनेंस की जरूरत रहती है उसको, वो किस पे बेस्ड रहता है, उसके हिस्टोरिकल डेटा पे। यानी जो उसके प्रीवियस डेटा होते हैं उन पे ये बेस्ड होता है और उन डेटास को देख के वो चीजों को प्रेडिक्ट कर पाता है कि इसके अलावा जो अगला डेटा होगा वो क्या होगा। इसीलिए इसका नाम प्रेडिक्टिव दिया गया है। एंड दिस इज वाइडली यूज्ड इन फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी अलग अलग सेक्टर में इसका यूज होता है। दूसरा आपका आता है हेल्थ केयर। इसमें सबसे पहले आता है मेडिकल डायग्नोसिस, जिसमें कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन डायग्नोसिंग डिजीज बेस्ड ऑन मेडिकल इमेजिंग। एग्जांपल इज दैट डिटेक्टिंग द ट्यूमर्स इन एक्सरे और एमआरआईज और पेशेंट्स रिकॉर्ड्स। यानी जो मशीन लर्निंग है ये आज के दौर में हेल्थ केयर में भी ज्यादा यूज होने लगा है। जो भी आपके डायग्नोसिस होते हैं मेडिकल के अंदर, उसके बेसिस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होने लगा है। जैसे कि ट्यूमर को फाइंड आउट करना है एक्सरे के अंदर, एमआरआई के अंदर, और साथ ही साथ जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड है उनके बॉडी में इसका जो यूज है वो होने लगा है। एंड इट कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट डिजीज आउटब्रेक एंड ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, यानी इसके एग्जैक्ट ट्रीटमेंट को भी ये क्या कर पाता है, ट्रैक कर पाता है कि एग्जैक्ट क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। दूसरा आता है ड्रग डिस्कवरी, यानी जो दवाइयां बनती है उसके डिस्कवरी के लिए भी इसका जो मशीन लर्निंग है उसका यूज आज के दौर में होने लगा है। तो कह रहा है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैन एनालाइज लार्ज डेटा सेट टू प्रेडिक्ट हाउ डिफरेंट कंपाउंड्स में इंटरेक्ट विद द बॉडी एंड हेल्पिंग इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। यानी किस तरीके से अलग अलग जो कंपाउंड्स है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं बॉडी से और किस तरीके से उनके न्यू जो ड्रग्स होते हैं उनकी डिस्कवरी किया जा सके, इसके लिए भी इसका यूज होता है। तीसरा आपका आता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम लोग एनएलपी कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्पीच एंड टेक्स्ट रिकॉग्निशन। इसके अंदर कह रहा है मशीन लर्निंग इज वाइडली यूज्ड इन वॉइस असिस्टेंट्स। यानी जैसे कि सिरी है, अलेक्सा है, तो ये सारी क्या है, मशीन लर्निंग वाइडली यूज्ड वॉइस असिस्टेंट्स है जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन लाइक गूगल ट्रांसलेट, सेंटीमेंट एनालिसिस एंड टेक्स्ट समराइजेशन। ओके, यानी अलग अलग चीजों के लिए इसका यूज होता है। आज के दौर में तो ज्यादा यूज होने लगा है। कोई भी चीजें सर्च करनी है हम डायरेक्टली गूगल वॉइस पे जाते हैं, वहां पे हम लोग टाइप कर देते हैं, वो आ जाता है। दूसरा आपका आता है चैटबॉट्स एंड विजुअल असिस्टेंट्स। इसके अंदर कह रहा है मशीन लर्निंग हेल्प्स क्रिएट sophisticated conversational agents that can interact naturally with users, learn from conversation and handle a variety of tasks। यानी जो मशीन लर्निंग है वो मदद करता है क्रिएट करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड कन्वर्सेशनल एजेंट्स को, जो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है नेचुरली यूजर्स से, और वो लर्न करता है उसके कन्वर्सेशन से। यानी जो भी उसके बीच के कन्वर्सेशन होते हैं उनसे वो चीजों को सीखता है।
एंड हैंडल द वैरायटी ऑफ टास्क, और जो भी अलग अलग टास्क होते हैं उनको भी हैंडल करने का काम करता है। चौथा आपका आता है ऑटोनोमस सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहला आता है सेल्फ ड्राइविंग कार, दूसरा आता है ड्रोन्स। सेल्फ ड्राइविंग कार आज के दौर में ज्यादा पॉपुलर हो गई है क्योंकि उसके अंदर मशीन लर्निंग के कुछ एडवांटेज फीचर्स डाल दिए गए हैं जिससे ऑटोमेटिकली चीजें एग्जीक्यूट होती रहती हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज की इन द डेवलपिंग ऑटोनोमस व्हीकल्स, यानी ऑटोनोमस व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए मशीन लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। An algorithm process data from cameras, sensors and radars to make decision in real time about navigation, obstacle and traffic। यानी अलग अलग चीजों को नेविगेट करने के लिए इसके अंदर कैमरास, सेंसर, रडार्स और जो भी चीजें हैं वो मेंशन किए जाते हैं और चीजों को वो रियल टाइम एक्सेस पे चीजों को एक्सेस कर सके उसके अकॉर्डिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। दूसरा आपका आता है ड्रोन्स। इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग is used in controlling drones for tasks such as delivery, surveying और search and rescue operations। यानी जो भी आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी इसका यूज होता है। जैसे बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं वो देखे जाते हैं कि किस तरीके से सिचुएशंस है, किस तरीके की चीजें हैं, और डिलीवरी के लिए, सर्वेइंग के लिए भी ड्रोन्स का यूज होता है जिसमें मशीन लर्निंग के फंडामेंटल यूज होते हैं। पांचवा आपका आता है रिटेल एंड ई कॉमर्स। इसके अंदर सबसे पहला है रिकमेंडर सिस्टम, दूसरा है पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। रिकमेंडर सिस्टम की हम बात करें तो प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब यूज मशीन लर्निंग टू रिकमेंड अ प्रोडक्ट। यानी जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप चीजों को देखते हैं, जैसे फेसबुक की हम बात कर लें या फिर Amazon की बात कर लें, जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ सजेस्टेड कंटेंट यानी कुछ सजेस्टेड प्रोडक्ट भी आपको देने लगता है। जैसे यूट्यूब की हम बात करें, यूट्यूब पे मान लीजिए किसी प्रकार के कंटेंट को आप सर्च करते हैं, तो जैसे एक बार आपने सर्च कर लिया, वो चीजों को प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ एग्जैक्ट ये किस प्रकार की चीजों को सर्च कर रहा है, किस तरीके की चीजों को देख रहा है, और उसको प्रेडिक्ट करने के बाद वो चीजों को ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करने लगेगा कि हाँ इस चीज को आप देखिए, जो कि क्या है इसके मदद से हो पाता है मशीन लर्निंग की मदद से। जैसे कि म्यूजिक है, वीडियोज है, जो भी चीजें हैं। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग की हम बात करें तो मशीन लर्निंग हेल्प्स बिजनेस डिलीवर पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंटेशन, बिहेवियर एंड परचेज हिस्ट्री। यानी सिस्टमेटिकली अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में भी वही फंडामेंटल होता है। जिस प्रकार के प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहेंगे, जिस प्रकार की चीजों को आप देखेंगे, जिस प्रकार के वेबसाइट पे आप जाएंगे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी प्रकार के वेबसाइट को आपको सर्च किया जाएगा, उसी प्रकार का वेबसाइट को आपको रिकमेंडेशन दिया जाएगा, जो कि मशीन लर्निंग के कंसेप्ट पे काम करता है। छठा आपका आता है फाइनेंस, जिसमें सबसे पहले फ्रॉड डिटेक्शन आता है, दूसरा आता है रिस्क असेसमेंट एंड क्रेडिट स्कोरिंग। तो फाइनेंस डिटेक्शन की, फ्रॉड डिटेक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स आर वाइडली यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। यानी जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो वाइडली यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं जो कि बैंकिंग के अंदर और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। एंड दे एनालाइज द ट्रांजेक्शन पैटर्न्स एंड फ्लैग अनोमलाइज। यानी ये क्या करता है, आपके ट्रांजेक्शन चीजों को और ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उनको एक्सेस करता है और फ्लैग कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि चीजें प्रेडिक्ट हो पाए कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से हो रही है आपके बैंक अकाउंट में। रिस्क असेसमेंट एंड क्रेडिट स्कोरिंग की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एक्सेस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल हिस्टोरीज एंड अदर फैक्टर्स। यानी जो मशीन लर्निंग है एल्गोरिथम वो एक्सेस करता है क्रेडिट स्कोर को, जो भी इंडिविजुअल पर्सन होते हैं और बिजनेस होते हैं उनके फाइनेंशियल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल हिस्ट्री रहती है उसके अकॉर्डिंग उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो डिसाइड होता है। 7 नंबर आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सबसे पहले प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आता है और दूसरा आता है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि बाय एनालाइजिंग सेंसर डेटा फ्रॉम मशीन्स एंड इक्विपमेंट, मशीन लर्निंग कैन प्रेडिक्ट व्हेन अ मशीन इज लाइकली टू फेल एंड सजेस्ट मेंटेनेंस बिफोर अ फेलियर अकर। यानी अगर हम सेंसर डेटा की बात करें जो मशीन से और इक्विपमेंट से चीजों को सेंस करता है, और मशीन लर्निंग क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है उसको जब आपका मशीन फेल हो जाता है और सजेस्ट करता है मेंटेनेंस को बिफोर द फेलियर ऑफ ऑकरेंस। ओके। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि मशीन लर्निंग हेल्प्स फोरकास्ट डिमांड, मैनेज इन्वेंटरीज एंड ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक्स इन रियल टाइम। यानी मशीन लर्निंग जो है वो फोरकास्ट डिमांड के लिए मदद करता है, इन जो आपकी आपके इन्वेंटरीज होती है उनको मैनेज करने का काम करता है, और जो भी लॉजिस्टिक्स होते हैं उनको भी एट रियल टाइम मैनेज करने का काम करता है। आठवां आपका आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो इसमें प्रिसिशन फार्मिंग आता है और दूसरा आता है क्लाइमेट इम्पैक्ट मॉडलिंग। तो इसके अंदर भी पॉइंट दिया हुआ, छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब यहाँ पे आता है लिमिटेशन, वो तो हमारे स्कोप थे मशीन लर्निंग की। अब यहाँ पे लिमिटेशन है क्योंकि हर टॉपिक के अंदर कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता ही रहता है। तो इसके अंदर कुछ चैलेंजेस है जो कि दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है डेटा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसमें आता है डेटा डिपेंडेंसी, दूसरा आता है डेटा बेस।
डेटा डिपेंडेंसी की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाई क्वालिटी डेटा टू बी इफेक्टिव। यानी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो जरूरत उसको रहती है हाईली क्वालिटी ऑफ डेटा की, जिससे कि वो चीजों को काफी इफेक्टिवली एनालाइज कर पाए। लेकिन इन मेनी केसेस यानी बहुत सारे केसेस में obtaining sufficient representative and clean data can be difficult and costly। तो उस कंडीशन में जो क्लीन और नेट एंड क्लीन जो डेटा होते हैं उनको एक्सेस कर पाना काफी डिफिकल्ट और काफी कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेज परफॉर्म करता है। और दूसरा आपका आता है डेटाबेस। इसके अंदर क्या रहा है कि इफ द ट्रेनिंग डेटा इज बेस्ड ऑन और अन रिप्रेजेंटेटिव द मॉडल विल रन दोज बेस एंड प्रोड्यूस इन एक्यूरेट और अनफेयर प्रोडक्शन। यानी अगर ट्रेनिंग डेटा बेस्ड होता है और अन रिप्रेजेंटेटिव होता है तो जो मॉडल होगा वो लर्न करेगा उसके बेस पे और प्रोड्यूस करेगा इनएक्यूरेट और अनफेयर प्रोडक्शन को। तो जो कि कहीं ना कहीं एडवांटेज का तो बात नहीं है, यहाँ पे डिसएडवांटेज वाली चीजें आ जाती है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि वेस्ट ट्रेनिंग डेटा इज हायरिंग एल्गोरिथम कैन लीड टू और डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड आपका आता है ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। इसमें ओवरफिटिंग की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि मॉडल दैट इज टू कॉम्प्लेक्स might fit the training data too closely and capturing noise and specificities, specificities making it less generalized to new data। यानी जो मॉडल है जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है वो उसको ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग फिट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि चीजों को जनरलाइज करने के लिए न्यू डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है ये चीजें। एंड दिस लीड टू पुअर परफॉर्मेंस ऑन रियल टाइम डेटा। और ये क्या करता है, एक पुअर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम डेटा पे, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है किसी भी डेटा के प्रिडिक्शन के लिए। अंडर फिटिंग की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि इफ द मॉडल इज टू सिंप्लिसिट, यानी अगर आपका मॉडल काफी ज्यादा सिंप्लिसिट है तो इट में फेल टू कैप्चर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इन डेटा। तो वो क्या होगा, वो फेल होगा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को कैप्चर करने के लिए डेटा के अकॉर्डिंग, और लीडिंग टू पुअर परफॉर्मेंस बोथ ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। यानी ट्रेनिंग पर भी और चीजों पर भी। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी। ओके, तो इसके अंदर ब्लैक बॉक्स मॉडल आता है और दूसरा आता है लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल आप देख सकते हैं, कह रहा है कि मेनी कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स सच एज डीप न्यूरल नेटवर्क्स आर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। यानी जो भी अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स है जैसे कि डीप न्यूरल नेटवर्क हो गया, वो काफी डिफिकल्ट होता है उसको इंटरप्ट करना। एंड विल दीज मॉडल्स में बी हाईली एक्यूरेट। यानी जब ये मॉडल काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है तो अंडरस्टैंडिंग व्हाई द मॉडल मेक ए सर्टेन डिसीजन कैन बी चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये सोचना लाजिम बन जाता है कि आखिर किस तरीके से ये चीजें काफी चैलेंजिंग हो गई यहाँ पे डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट है, यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया, छोटे छोटे पॉइंट से आप इनको इजीली समझ सकते हैं, कोई समझाने वाली पॉइंट इसमें ज्यादा है नहीं। चौथा आपका आता है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। इसमें हाई कॉस्ट आता है एंड एनर्जी कंजम्पशन आता है, ये भी लिमिटेशंस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हाई कॉस्ट भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ज्यादा महंगा पड़ रहा है तो वहां पे उसका यूज करना भी काफी ज्यादा महंगा बन जाएगा। और यहाँ पे एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो भी होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है यहाँ पे दिए गए हैं। पांचवा आपका आता है जनरलाइजेशन टू अनसीन डेटा। इसके अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स स्पेसिफिकली व्हेन ट्रेन्ड ऑन लिमिटेड और बेस्ड डेटा मे नॉट जनरलाइज वेल टू न्यू और अनसीन सिचुएशंस। यानी मशीन लर्निंग जो मॉडल है स्पेसिफिकली जब ये ट्रेंड होते हैं लिमिटेड और बेस्ड डेटा के अकॉर्डिंग तो वो जनरलाइज नहीं हो सकता एक वेल और न्यू अनसीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि मॉडल that perform well on a specific data must fail in a real world environment और understand different condition। यानी जो मॉडल जो परफॉर्म करता है एक वेल और एक स्पेसिफिक डेटा सेट को जो फेल हो जाता है एक रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो अंडर द कंडीशन ये चीजें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। छठा आपका आता है एथिकल एंड सोशल कंसर्न, जिसके अंदर जॉब डिस्प्लेसमेंट आता है। जॉब को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज पॉइंट भी हो जाता है, सर्वेलेंस एंड प्राइवेसी के रिगार्डिंग और एल्गोरिथम बेस के रिगार्डिंग। ओके, और लास्टली आपका है लैक ऑफ डोमेन नॉलेज एंड आठवां है डिफिकल्ट इन हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं है। और आज के वीडियो सीरीज के अंदर हमने स्कोप और लिमिटेशंस को जान लिया मशीन लर्निंग के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।